यादव शुरुआत करते जहां पर मालेगांव धमाके पर आज आ सकता है फैसला। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित पर आ सकता है फैसला। 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की हुई थी मौत। विशेष एनआईए अदालत आज सुनाएगी फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर बता दें कि मालेगांव धमाके पर आज फैसला आ सकता है। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित पर फैसला। 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद विशेष एनआईए अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। तो मालेगांव धमाके पर आज आ सकता है फैसला। तो साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित पर फैसला। आपको बता दें कि 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले पर विशेष एनआईए अदालत आज फैसला सुनाएगी। तो मालेगांव धमाके पर आज फैसला आ सकता है। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित पर फैसला। पहले दिन से हमें पता था, यूपीए गवर्नमेंट को पता था, जांच एजेंसी को पता था कि हम निर्दोष है करके। उस दिन दुनिया को पता चलेगा। सम्माननीय विशेष न्यायालय पूरा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा और वो 100% न्याय के पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में होगा, सत्य के पक्ष में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन गत 17 वर्षों से हम बहुत ही पीड़ादायक अपना जीवन जी रहे हैं। हमारा जो छोटा सा परिवार है वो भी एक अस्पृश्यता का जीवन जी रहा है। 17 वर्षों में इस मुकदमे के अंदर 12 आरोपियों को एटीएस मुंबई ने पकड़ा था। 2011 में यह मुकदमा एनआई के पास जाने के बाद में 2 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा था। तो टोटल 14 आरोपी को पकड़ा था। आज भी 2 वांटेड आरोपी इस मुकदमे में दिखाए गए हैं। तो टोटल 16 में से 7 आरोपी के ऊपर यह मुकदमा चला। 500 के ऊपर गवाह थे। तो 323 गवाहों को इस मुकदमे में ट्रायल के दौरान लाया गया समझ देकर। उसमें से 40 गवाह भगवान की सौगंध खाकर मुकर गए। उसमें से मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि हम किसी मीटिंग में गए नहीं, किसी कार्यक्रम में गए नहीं, हम किसी को जानते नहीं है। और उनके नाम से 4-4, 5-5 पन्नों का जो स्टेटमेंट था उसके आधार के ऊपर हमारा जीवन पूरा का पूरा एटीएस मुंबई ने बर्बाद किया। हम लोग सारे जो एक्यूज्ड हैं वो बाइज्जत बरी होंगे। एक्विटल होगा। टोटल केस फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और कुकटअप है। गवाहों को डरा धमका कर जो एटीएस ने कहानी गढ़ी थी, एनआईए की जांच में साबित हुआ कि आरडीएक्स उनके अफसर ने ही प्लांट किया था। और जिस किसी ने भी ब्लास्ट करने के लिए आरडीएक्स या जो भी ब्लास्ट का मटेरियल हो रखा था, जो गाड़ी लेकर आया था या गाड़ी जिसने पार्क की थी या जिस किसी भी गाड़ी रही होगी, उसका ओनरशिप, वो रखने वाले लाने वाले का अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे और उनका हमसे कोई लिंक नहीं है। और मैं खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, पुरोहित सर्विंग आर्मी ऑफिसर है। हम लोगों को अपने देश में किसी भी तरह का कोई भी क्राइम करने का कोई मोटिव भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा फॉल्स एलिगेशन है हमारे ऊपर। देखिए 2008 का ये पूरा मामला है और आज इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। देखना होगा कि पुलिस एटीएस एनआईए जांच किस तरीके से हुई है। इसमें कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर सहित तमाम लोग इसमें आरोपी हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला आता है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में आज फैसला आएगा। तो देखिए मालेगांव धमाका, 17 साल का इंतजार। 29 सितंबर 2008, 21 अक्टूबर 2008 एटीएस के हवाले जांच पहुंची। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 20 जनवरी 2009 मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 13 अप्रैल 2011 एनआईए के हवाले जांच। तो वहीं गवाहों के बयान 30 दिसंबर 2018 को दर्ज किए गए। 25 जुलाई 2024 कोर्ट में बहस हुई। 4 अप्रैल 2025 फैसला सुरक्षित। और आज देखना होगा कि इस पूरे मामले पर फैसला क्या आता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, 2008 का ये पूरा मामला, सभी की आज निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार आज क्या फैसला आएगा। बिल्कुल, देखिए 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित कई
जो लोग हैं वो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। पहले इस पूरे मामले की जांच एटीएस द्वारा की जा रही थी और उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंप दी गई और एनआईए की कोर्ट में आज इसमें फैसला आएगा। देखना होगा कि क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत जो तमाम आरोपी हैं वो दोषी पाए जाते हैं या फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है, क्योंकि तमाम जो इस मामले में अभियुक्त हैं उनके भी बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं और आरोप ये लगता है कि हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े कुछ लोगों द्वारा इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। और पहले इस मामले की जांच जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा की गई, फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई थी और उसके बाद एनआईए ने ये पूरा मामला टेक ओवर किया था और एनआईए द्वारा इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो भी फाइल की जा चुकी है। चार्जशीट पर बहस पूरी हो चुकी है और इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत जो तमाम लोग हैं वो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे और सबकी निगाहें निश्चित तौर पर एनआईए के कोर्ट पर टिकी है कि कोर्ट द्वारा क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, कि क्या कोर्ट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम आरोपियों को सजा सुनाती है या फिर इस मामले में जो तमाम आरोपी हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि 4 अप्रैल को इसमें आखिरी सुनवाई हुई नवीन निशांत और देखा था कि इस दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कुल मिलाकर जो इसमें आरोपी माने गए हैं जिनको लेकर जांच हुई है उनकी तरफ से भी अब हमने बयान सुने थे, जब उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके पक्ष में आएगा क्योंकि उन्हें कानून पर पूरे तरीके से विश्वास है। देखिए, इसमें कुछ लोग भारतीय सेना से भी ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मेजर रमेश उपाध्याय हो, कर्नल प्रसाद पुरोहित हो, ये तमाम लोग हैं जो सर्विंग आर्मी में हैं, आर्मी में अच्छे ओहदे पर ये रहे हैं। और निश्चित तौर पर पहले दिन से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कई मौकों पर ये कह चुकी हैं कि उन्हें साजिशन इस तरह के जो वारदात है उसमें फंसाया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। समय समय पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं कोर्ट रूम से, जब वो कोर्ट में सुनवाई में पहुंची थी। निश्चित तौर पर एक तरफ जो तमाम आरोपी हैं जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें कानून पर भरोसा है, कोर्ट में जब सुनवाई होगी, जब फैसला आएगा तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी कई तरह के सवाल उठाते रहा है। और खासकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को माना जाता रहा है और जब वो इस मामले में आरोपी थी तो ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार द्वारा जानबूझकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाया जा रहा है, कर्नल प्रसाद पुरोहित को बचाया जा रहा है, मेजर रमेश उपाध्याय को बचाया जा रहा है। तो इन तमाम लोगों पर आरोप लगते रहे हैं कि इन्हें जानबूझकर सरकार बचा रही है ताकि हिंदुत्व का जो चेहरा है उसे बरकरार रखा जा सके। लेकिन देखना होगा कि जब आज एनआईए की कोर्ट इस संबंध में फैसला सुनाती है तो कौन से जो आरोपी हैं उन्हें किस प्रकार की सजा होती है या फिर उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। बिल्कुल, 17 साल का इंतजार और देखिए 17 साल तक लगातार इसको लेकर कार्रवाई होती रही है, सुनवाई होती रही है नवीन निशांत, और अब क्योंकि फैसले का समय है और बिल्कुल क्योंकि लगातार एक बार नहीं कई बार ये सवाल उठे हैं, जबकि हिंदुत्व को लेकर इसे मुख्य आधार माना गया है। बिल्कुल, देखिए लगभग 17 साल का लंबा इंतजार है और कई प्रक्रिया से जांच को गुजरा गया। पहले लोकल पुलिस की जांच हुई, एटीएस की जांच हुई, फिर एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई और तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि जो तमाम इस मामले में आरोपी हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो कर्नल प्रसाद पुरोहित हो, ये एक खास किस्म के हिंदू जो विचारधारा है उससे ताल्लुक रखते हैं और उसी को लेकर ये जो पूरा मालेगांव का ब्लास्ट है वो किया गया है। क्योंकि जब मृतकों की हम सूची देखते हैं तो उसमें से ज्यादातर जो नाम है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के आते हैं। तो एक जो आशंका है वो विपक्ष वो भी जता रहा है कि जानबूझकर ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को नुकसान पहुंचा। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में जो एनआईए की कोर्ट है वो इस संबंध में फैसला सुनाने वाली है और निश्चित तौर पर पूरे देश की जो निगाहें हैं वो एनआईए के कोर्ट पर टिकी हैं। जो तमाम इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी भी निगाहें अभी के समय जो कोर्ट है, कोर्ट के जजमेंट पर टिकी है। हालांकि समय समय पर जो तमाम लोग इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं उनका ये कहना है कि उन्हें कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि जब एनआईए की कोर्ट इस पूरे मामले में अपना वर्डिक्ट सुनाती है तो कोर्ट क्या कुछ जो ऑर्डर है वो देती है, कौन कौन से लोग आरोपी बनाए जाते हैं, कौन कौन से लोगों को सजा होती है या फिर सभी लोग इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। बिल्कुल नवीन, क्योंकि 2008 में जिस तरीके से बाइक पर इस दौरान मस्जिद के पास में ये घटना घटी, उसके बाद 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, उनके बयान भी लिए गए थे किस समय ये घटना घटी है, किस तरीके से घटना घटी है, क्योंकि मस्जिद के पास का ही पूरा मामला है। तो ऐसे में पूरे तरीके से विशेष समुदाय को यहाँ पर अगर बात करें तो, क्योंकि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए हिंदुत्व को आधार यहाँ पर बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के अगर बात करें क्योंकि मस्जिद के पास का ही पूरा मामला है, तो ऐसे में ये बड़ा पेचीदा होता चला गया था जिस समय पर जांच शुरू हुई।
इसमें मृतकों की भी देने वाली है। अगले 2 से 3 घंटे में उसका निर्णय आ जाएगा, किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 323 गवाह होने के बाद 40 गवाह अभियोग पक्ष ने होस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद तकरीबन 30 गवाह दिवंगत होने के बाद आज अथक परिश्रमों के बाद आज इस विषय में आज इस मुकदमे में न्याय होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और हमारा यह विश्वास है कि न्याय प्रक्रिया जिस पद्धति से काम करती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत आज सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्तता मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी न्यायालय आज क्या करता है ये थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रंजीत सांघे। बिल्कुल नवीन, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी हम सुन पा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर भी कहा जा रहा है कि आखिरकार क्योंकि इतने सारे गवाह रहे, क्योंकि अभी मैं आपसे भी जिक्र कर रही थी कि जिस समय पर ये वहां पर घटना घटी उस दौरान मस्जिद के पास में ऐसे में 100 के करीब ऐसे लोग रहे थे जो कि इस दौरान घायल हुए थे। एक एक करके कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने चश्मदीद के रूप में वहां पर गवाही भी दी है कि आखिरकार मामला किस तरीके से हुआ, बाइक पर किस तरीके से बम लेकर आए और किस तरीके से घटना घटी। बिल्कुल इसको लेकर अब सीधे तौर पर भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि देखिए न्याय इसमें होगा, क्योंकि न्यायपालिका पर विश्वास। बिल्कुल, देखिए मस्जिद के पास की ये पूरी घटना है। बाइक पर जो ब्लास्ट है वो हुआ था, बाइक पर ब्लास्ट को बांधा हुआ था। और मृतकों की बात करें तो मृतकों के नाम भी सैयद अजहर, मुश्ताक शेख रफीक, फरहान, ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी इस पूरे मामले में मौत हुई थी। और उस समय भी इस पूरे मामले को लेकर जो बवाल है वो देखने को मिला था। और उस समय भी ये चर्चा थी कि जानबूझकर मुसलमानों को इस वारदात के जरिए टारगेट किया गया है। कई दौर की जो बहस है वो कोर्ट में भी देखने को मिली और एनआईए ने भी कोर्ट से ये अपील की है कि इस मामले में जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनके खिलाफ कोई नरमी ना बरती जाए, क्योंकि कई बार साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड की जो अर्जी है वो लगाई गई है, मेडिकल ग्राउंड की अपील की गई है। कई बार उन्हें व्हील चेयर पर भी जाते हुए देखा गया था। और निश्चित तौर पर 2008 में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस समय पूरे देश में कहीं ना कहीं हलचल थी, चर्चा थी। और जब आज उस मामले में ऑर्डर आना है, बिल्कुल नवीन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। और इस दौरान हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के संदीप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, देखिए क्योंकि जिस तरीके से 2008 का ये पूरा मामला, तमाम गवाह इसमें रहे हैं, अब आखिरकार वो फैसला भी सामने आ जाएगा, महज कुछ ही समय का इंतजार है। और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि निष्पक्ष तरीके से ये फैसला सामने आए। बिल्कुल सही बात आपने कही, निष्पक्ष फैसला आएगा। और एक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई थी कि भाई यह हिंदू आतंकवाद है, इस पर भी जो सवाल उठे थे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह जो लगे थे, उस पे भी पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि अदालत तथ्यों को किस तरह से इंटरप्रेट करती है, एविडेंस को कैसे इंटरप्रेट करती है। और इन सब चीजों से इतर जो साध्वी प्रज्ञा का मामला है, यह बहुत ही गंभीर मामला था, क्योंकि इसके तहत उनके ऊपर जो यातनाएं दी गई थी उस पर भी क्या कोई अदालत टिप्पणी करती है, यह सबसे ज्यादा गौर करने वाली होगी। क्योंकि अब यह बात सिर्फ यह नहीं है कि हिंदू आतंकवाद, बल्कि जो गवाहों को प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उनसे फोर्स कन्फेशन लिखवाए गए, इस पर अगर कोई अदालत टिप्पणी करती है तो शायद जो मरहम हो सकता है, जो गवाहों को चोट लगी थी या जो जख्म दिए गए थे, उसके लिए एक मरहम होगा। और यह हम सभी लोगों के लिए प्रतीक्षा करने वाली बात है कि 11 बजे तक हो सकता है इसमें फैसला आए। और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में होता क्या है कि जज आते हैं, अपने फैसले को एक बार फिर से वो चेक करते हैं, फिर उस पर साइन करते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि 11 साढ़े 11 तक इसमें फैसला आए जो है। बिल्कुल संदीप जी, कई बार ऐसा देखा है कि जब देखिए फैसला सुरक्षित रखा जाता है, उसके बाद जब फैसला सुनाया जाता है तो थोड़ी देर जरूर लगती है। एक बार फिर से संक्षेप में जो पूरी रिपोर्ट होती है उसको भी पढ़ा जाता है। उन प्रश्नों का उत्तर कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हमारे सामने आने वाला है। तो आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों को मैं तो कहूँगा थोड़ा सा विराम दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी ठंडी सांस लीजिए, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए और वो निर्णय जो होगा वो निर्णय हमारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगा। सर, एक सवाल और है कि एजेंसी के ऊपर सवाल उठ रहे थे एनआईए और फिर एटीएस ने जांच किया और इतना लंबा साल बीत गया है, किस तरीके से? एजेंसियों ने जांच की, एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो रिपोर्ट का संज्ञान कोर्ट ने लिया है। अब कोर्ट उस संज्ञान लेने के बाद अपना निर्णय आज देगी। सर, जो आरोपी बताए गए थे उनका कहना है कि सबूत नहीं मिलने से बावजूद हम पे ठोका गया, हम आरोपी नहीं। ये आज निर्णय आएगा, आपको भी पता चलेगा। और देखिए हमारे साथ में शिवसेना गुट की भी जुड़ चुकी हैं शाइना जी।
शाइना जी, आखिरकार क्योंकि देखिए 17 साल इस पूरे मामले को हो चुके हैं, आज क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिरकार वो फैसला सामने आएगा। 17 साल का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, कुछ देर के बाद में ये फैसला आ जाएगा। और जिस तरीके से मामला सामने आया था, तमाम सवाल उठे थे, चाहे हिंदुत्व को लेकर बात की जाए, उस समय मौजूदा सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। देखिए 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में 6 लोगों की हत्या हुई थी, 100 से ज्यादा इंजर हुए थे। कहीं ना कहीं ये ट्रायल बहुत ही लंबा चला, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट ने कंप्लीट किया फाइनल आर्ग्यूमेंट, और प्रोसिक्यूशन ने भी जो कन्विक्शंस और डेथ पेनल्टी जो 7 लोगों को लेके जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है, ये मैटर सब जुडिस है, तो ये जवाब जरूर सबके सामने आ जाएगा आज। लेकिन ये जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में एटीएस ने ये केस को हैंडओवर किया एनआईए के प्रति, और इतना लंबा समय लगा है, तो एविडेंस के आधार पे ही ये सबूत सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैटर सब जुडिस है और अभी थोड़े ही क्षण में सबके सामने आ जाएगा, ज्यादा टिप्पणी न करते हुए हमें सिर्फ ये उम्मीद है कि सच्चाई की इस जंग में सच सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल शाइना जी, देखिए कई बार रहा जब चुनाव के दौरान भी मुद्दा उठा और सीधे तौर पर तमाम इसमें आरोप प्रत्यारोप रहे, जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि देखिए हिंदुत्व को लेकर सीधे तौर पर यहाँ पर बहुत लंबी बहस चली। 17 साल का ये इंतजार, जो कि 4 तारीख को जब सुनवाई हुई उस दौरान सुरक्षित रख लिया गया था, आज वो फैसला सामने आएगा। कितना असर इसका आप समझती हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए हर कोई जानता है कि 2008 में जब कोई एक हादसा होता है और फिर निर्णय आता है 2025 में, तो बहुत ही लंबा समय है। इस लंबे समय के साथ सच भी आना चाहिए, क्योंकि तब बहुत सारे लोगों ने ऐसे पेश किया कि सैफरन टेरर है, इस्लामिक टेरर है। देखिए आतंक का कोई रंग नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता, और सच्चाई की इस जंग में आदरणीय कोर्ट्स को सोच समझ के अपना निर्णय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन देते देते यही उम्मीद है कि सबके सामने ये प्रस्तुत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और पक्ष आपने रखा। और साथ ही आपको बता दें कि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से मालेगांव का पूरा मामला है, ऐसे में और लगातार इसको लेकर देखिए आज जो है वो फैसला आएगा। और हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें, क्योंकि इसको पूरे सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा था, एक नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश हुई, इस पर अभी तो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अदालत का फैसला किस तरफ आएगा हम अभी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया इस पूरे केस में, इन सब चीजों पर अदालत की क्या टिप्पणी आती है, अदालत उन एविडेंस को कितना क्रेडिबल मानती है, विश्वसनीय मानती है, यह बात गौर करेगी। और एक चीज मैं कहूँ, ये 17 साल की लड़ाई है। अगर इसमें सारे अभियुक्तों को जो है बरी करती है अदालत या कन्विक्शन करती है, दोनों ही स्थिति में जो है मामला अगली अदालत में जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि निचली अदालत या जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना कोई भी फैसला जो है सब्सटेंशिएट करेगी एविडेंस के साथ, जिससे कि आगे भी उस जजमेंट को सस्टेन किया जा सके। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, और ऐसा करती भी है अदालत, जहां पे इस तरह के गंभीर मामले होते हैं, सारी तथ्यों को बहुत ही गंभीरता के साथ इंटरप्रेट करती है। और मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अदालत की अगर कोई टिप्पणी आती है जो कि गवाहों को, जिस तरह प्रज्ञा ठाकुर को यातनाएं दी गई थी। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे कि आखिरकार कानूनी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से चलती है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए कि 2008 का पूरा मामला, और जिस समय पर ये मामला सामने आया था, जिस समय पर ये बम ब्लास्ट वहां पर हुआ था, उसको लेकर सीधे तौर पर कह दिया गया था कि ये हिंदुत्व को जोड़कर, यानी कि आतंकवाद से सीधा हिंदुत्व को जोड़कर यहाँ पर देखा गया था, और एक लंबी बहस चली थी, क्योंकि आज 17 साल इसको हो चुके हैं।
देखिए ऐसा है, इस बात को समझना होगा, कांग्रेस ने जानबूझ करके एक हिंदुत्व आतंकवाद के रूप में दिखाने का प्रयास किया, जिसको भगवा आतंक भी उसने नाम जोड़ा। तो ये सब कांग्रेस की एक चाल है। कोई भी किसी भी उसमें कितने संतों को फंसा करके जानबूझ करके उनको दिखाने के, देश दुनिया को दिखाने की, कैसे देखो असल इस्लामिक अगर आतंकवाद है तो देखो हिंदू आतंकवाद है, जबकि हिंदू आतंकी होता ही नहीं है। अब देखना यह आज जो है सत्ता से जो बाहर हुई है कांग्रेस, आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है उसका कारण यही है। उसने भारत में रह के बहुसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा फैलाया, एक जिस प्रकार से साजिश रच के भगवा को आतंक साबित करने का प्रयास किया, निश्चित रूप से यह सदियों तक जो है यही को क्षमा कोई नहीं करने वाला है। सवाल इस बात का है, देखना पड़ेगा जिस हिंदू सनातन ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की एक सिद्धांत दिया, पूरे विश्व को परिवार माना, और उस हिंदुत्व, उस सनातन, उस भगवा को जिस तरीके से मालेगांव के माध्यम से और भी उसे लपेटने का प्रयास इनके नेताओं द्वारा, कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया, आज देखो निश्चित रूप से सब सामने आएगा। और जितने आरोप लगे हैं, ऐसा लगता है कि ये सब मनगढ़ंत है, सब कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके से मामले सामने आए हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो क्रिमिनल होता है उसका किसी भी धर्म या किसी भी तरीके से किसी भी प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है, वो सिर्फ एक अपराधी होता है। तमाम सवाल उठाए थे और तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कहा था कि ऐसा नहीं है कि क्या साधु संतों के बेश में किसी भी तरीके का क्राइम नहीं होता है, तमाम सवाल इस तरीके के उठे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए क्राइम तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे, क्राइम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्राइम को आप हिंदुत्व से जोड़ दो, सनातन से जोड़ दो, ये नहीं। और इस्लामिक आतंकवाद है, आतंकवाद तो इस्लामिक है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि देखो जी हमारा मजहब ये कहता है कि हमें काफिरों को मारना है, मजहब ये कहता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो उनका तो इस्लामिक आतंक। हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में हिंदू का ही आतंकी नहीं बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में तो पूरे विश्व को परिवार मानता है, सबको प्रेम की शिक्षा दी गई है, सबको जो है सबको अपने में सब परमात्मा के अंश ऐसे बताया गया है। लेकिन दूसरे में जिनका सिद्धांत ये नहीं है कि सब परमात्मा का अंश, वो कहते हैं नहीं हम दीन है और बाकी सब जो है जो काफिर है वो जो उनको मारिए, उनको धर्म परिवर्तन कराइए, उनसे लव जिहाद करिए, इस तरह की चीजें। तो वो तो इस्लामिक आतंकवाद तो है, इस्लामिक आतंकवाद है और तमाम प्रकार के आतंक है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद है ही नहीं। अगर कोई मान लीजिए अपराध करता है तो उसका व्यक्तिगत अपराध है, वो उसका कोई हिंदू और सनातन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं भी लेस मात्र भी इस तरह की चीजें, नफरत, घृणा, द्वेष के कारण या किसी दूसरे समुदाय को मारना, टारगेट करना, ये सब चीजें कहीं है ही नहीं है। हमारे तो हमारे यहाँ वैचारिक मतभेद भी है, तो शास्त्रार्थ की परंपरा है, बैठो हम भी बैठे, कौन सही है नहीं देखता, क्या सही है ये कहता है शास्त्र, तो बैठ करके शास्त्रार्थ की परंपरा है कि शास्त्रार्थ करेंगे और जो सही शास्त्रों के उक्त सही होगा उसको मान्यता देंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके से पूरी तरह ओपन है, पूरी तरह एकदम खुली किताब की तरह हमारा हिंदू सनातन है, पूरी निश्चल है। हमारे यहाँ देखो आप इस बहुसंख्यक देश में एक नहीं लाखों आप देखेंगे कि मुस्लिम युवक नाम बदल करके मुस्लिम जिहादी और जो है गुड्डू राजू लिख करके हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद करता है, लेकिन एक भी हिंदू नहीं देखोगे कि आप उसने मुस्लिम नाम रख देखिए आज देखना होगा बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी की आखिरकार फैसला क्या आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े थे, संदीप मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी नवीन निशांत लगातार हमारे साथ में बने। नवीन, देखिए क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता रहे उनके भी सुना कि आखिरकार कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से चली है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आना चाहिए इस दौरान जिस तरीके से फैसला आएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर किसी भी तरीके से ये फैसला थोड़ा सा उलट जाता है, यानी कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो आरोपी बनाए गए हैं उनके पक्ष में नहीं आता है, तो ऐसे में अब उच्चली अदालत में जाने के लिए सीधे तौर पर उन्होंने भी ये बात कही। बिल्कुल, देखिए रास्ता तो है ये उच्चली अदालत में जाने का। अगर जो आरोपी हैं उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है और उन्हें जो दोषी है वो करार एनआईए की अदालत देती है, तो उनके पास ये रास्ता है कि एनआईए की अदालत का जो फैसला है उसे उच्चली अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई भी निचली अदालत द्वारा कोई फैसला दिया जाता है और उससे कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ उच्चली अदालत में जा सकता है। आमतौर पर जब ऐसे मामले उच्चली अदालत में जाते हैं तो फिर उन मामलों में बहस होती है, उन मामलों में सुनवाई होती है और फिर उच्चली अदालत द्वारा उनमें फैसला दिया जाता है।
तो ये रास्ता भी एक आरोपियों के पास निश्चित तौर पर मौजूद है। लेकिन देखना होगा कि एनआईए की टीम जो लंबे समय से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस पूरे मामले में चार्जशीट भी फाइल की गई है और एनआईए द्वारा कोर्ट को ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई नरमी ना बढ़ती जाए। बिल्कुल तो नवीन, देखना होगा कि जब एनआईए की अदालत सुबह 11 साढ़े 11 के बीच जब इस पे फैसला देती है तो किसके पक्ष में फैसला आता है और अगर आरोपियों के खिलाफ ये फैसला आता है तो फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और वो क्या उच्च अदालत का रुख करते हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन निशांत।